हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली हमारे KMIQ यूट्यूब चैनल पे हम इंग्लिश और साइंस वगैरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी बीच आज मैं आपको मैथ का कोई चैप्टर है त्रिभुज नाम से, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर वो चैप्टर पढ़ाइए, वो बहुत हार्ड है, उसको आप अपने तरीके से पढ़ाइए। तो इसलिए मैं आपको आज त्रिभुज का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 12-13 नंबर की प्रश्नावली है शायद ये 10th क्लास में, और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है क्योंकि जो बहुत सी स्कूल होती है वहाँ पे भी इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाती है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर समझ वाला नहीं है, थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा आपको, है कि नहीं। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये भुजा हो गई, ये तो तीन भुजा हो गई, ठीक है। तो इसकी बंद आकृति को क्या कहेंगे अपन? त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे इस चैप्टर में है स्वरागसम और समरूपता के बारे में। पूरी जो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है, पूरी प्रश्नमाला सिर्फ स्वरागसमता और समरूपता पे टिकी हुई है, ठीक है। इसी से आगे आपको परिमेय याद करनी है, फिर आगे एग्जाम्पल्स अपन सोल्व करेंगे। इसी के साथ अपन पूरी ये जो प्रश्नमाला है पूरी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तो मैंने बता दिया, डेफिनेशन बता दी। इनके बहुत सारे प्रकार है। जैसे अगर इसकी भुजाएं समान है तो समबाहु होगा, अगर भुजाएं दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु होगा, और अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है तो कौन सा होगा? विषमबाहु होगा। इसी प्रकार एंगल पे भी चलता है, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण वगैरह, ठीक है। तो फिर आता है हमारा स्वरागसमता क्या होता है। सर आप स्वरागसमता की बात कर रहे हो तो स्वरागसमता क्या होता है? स्वरागसम यानी होता है कि ऐसे दो त्रिभुज जो दिखने में समान हो, ठीक है, और उनकी भुजाओं की माप भी क्या हो? समान हो, तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? स्वरागसम त्रिभुज कहलाते हुए, ठीक है। जैसे एक तो ये त्रिभुज है हमारे पास ABC, ठीक है। इसी प्रकार एक ये त्रिभुज है हमारे पास PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या है? दिखने में समान लग रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन ये भुजा भी 3 सेमी है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि दोनों क्या है? स्वरागसम है, क्योंकि इनकी भुजाओं की माप क्या है? समान है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे त्रिभुज जो दिखने में समान हो, या फिर ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में समान हो, ये त्रिभुज भी नहीं है, आप किसी बहुभुज पे या फिर आकृतियों पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में समान हो तथा उनकी माप और परिमाण भी समान हो, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? कौन सा आकृति कहलाएगी? स्वरागसम आकृति कहलाएगी, ठीक है। और पिछले एग्जाम्स में जो 2022-23 का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें क्वेश्चन भी आया था कि स्वरागसमता और समरूपता में अंतर बताइए फिर, या फिर इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो बहुत से लोग बता के आ गए थे, ठीक है। इसी प्रकार समरूपता क्या होती है? समरूपता उसे कहते हैं कि जो आकृतियाँ दिखने में तो समान हो, ठीक है, लेकिन उनकी माप क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कि आपको 2 त्रिभुज दिखाए गए हैं, 2 ट्रायंगल आपको दिखा रखे हैं डायग्राम में, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है? ये 2 सेमी है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है, और ये कितना है? 10 है, ठीक है। तो ये त्रिभुज दिखने में समान लग रहे हैं, लेकिन देखिए ये 5 है, कोई भी भुजा 5 नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि समरूप उस आकृति को कहते हैं जो दिखने में समान हो, हूबहू हो, लेकिन उनकी जो माप है वो क्या हो? अलग अलग हो। जैसे आप ताजमहल होता है, आगरा का ताजमहल है, उसमें अगर अपन फोटो देखेंगे तो जो फोटो होती है, तस्वीर होती है, वो बिल्कुल ताजमहल की समरूप होती है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही थोड़ी है, वो अलग अलग, ये अलग है। तो इसी प्रकार समरूप और स्वरागसम में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो। स्वरागसम आकृतियाँ वे होती है जो दिखने में भी समान होती है और मात्रा या फिर परिमाण या फिर माप में भी समान होती है, आमाप में भी समान होती है, उसे स्वरागसम कहते हैं। और ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में तो समान हो, लेकिन उनको मापने पर अलग अलग माप आए, वो कौन सी होती है? स्वरागसम होती है। तो समरूप होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने स्वरागसम और समरूपता में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। अभी चलते हैं अपन इसकी जो परिमेय है 6.1 आधारभूत समानुपाती प्रमेय, उसको देखते हैं और उसको कैसे सिद्ध करेंगे उसकी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे स्वरागसम आकृतियाँ ये परिमेय सिद्ध होगी। नहीं मुश्किल वफा, एक ले दीजिए रोशनी मेरी है। तो दोस्तों अभी अपन चलते हैं
कि ये प्रमेय कैसे सिद्ध होगी। ठीक है, अगर आपको ये प्रमेय आएगी तभी आप जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ये लगभग 13-14 नंबर की तो पहले आती थी, और अभी जो एनसीईआरटी ने रिवाइज सिलेबस आपके सामने पेश किया है तो उसके अनुसार ये प्रश्नावली थोड़ी और वाइड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं आया, जब ब्लूप्रिंट आएगा तो हम हमारे चैनल पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ते हैं ये प्रमेय 6.1। आप अपनी अपनी बुक में देख लेना अगर किसी बच्चे को ये प्रमेय दिखाई नहीं दे रही है तो। ठीक है, क्योंकि ये रेड कलर है तो रेड कलर थोड़ा कम विजिबल होता है। तो इसमें कह रखा है 6.1 प्रमेय आधारभूत समानुपाती प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद हो गया, करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये रेखा खींच दी मैंने। ठीक है, तो ये जो मैंने रेखा यहाँ पे डायग्राम में खींची है वह ये जो आकृति का नाम लिख देता हूँ मैं ABC, और ये प्रतिच्छेद किया D और E बिंदु पर। ठीक है, तो इसने बोला कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये भुजा इसके समांतर हो गई। ठीक है, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो ये दो भिन्न भिन्न बिंदु हो गए। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो जो DE रेखा खींच दी मैंने, तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो ये बतानी है, ये बताना हमें कि ये एक ही अनुपात में समानुपाती हो जाती है। ठीक है, यानी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं अपन कैसे सिद्ध करेंगे। आपको जब भी ये प्रश्नावली का करना हो तो आपको पहले दिया हुआ लिखना है कि हमें क्या क्या चीज दी हुई है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC, जो हमने माना है ABC नाम लिखा है। त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः, बिंदु D तथा E क्रमशः क्या कर रहे हैं, भुजा AB और AC को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, DE समांतर BC। ठीक है, ये दे रखा है, हमें बोल रखा नहीं है कि समांतर दो भुजा, अन्य दो भुजाओं के समांतर भिन्न भिन्न बिंदु, तो ये समांतर दे रखा है। ठीक है, फिर हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रूव ही तो करना है ना, क्या करना है, प्रूव सिद्ध करना है। हमें क्या करना है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ये भुजा और ये जो ये भुजा है, ये इसका अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इस किस प्रकार सिद्ध होगी, पहले अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ अपनी रचना करेंगे। ठीक है, रचना यानी इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो D है उसको तो C से मिलाएंगे। ठीक है, और ये जो E है उसको B से मिलाएंगे। ओके, इसी प्रकार क्या करेंगे अपन, ये E है, इससे इस पे लंब डालेंगे, ये लंब हो गया N, और D से इस पे लंब डालेंगे और ये हो गया M। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, रचना कर दी। तो यहाँ पे थोड़ा स्थान नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रचना से। रचना से क्या सिद्ध करना है हमें, बताइए। D को, सॉरी, ये जो DM है ये लंब है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ये हाइट है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, EN लंब है किस पे, AD पे, तथा DM लंब है AE पे। मैंने देखिए बच्चों कुछ नहीं किया, मैंने ये जो EN है इसको इस AD पे लंब किया है और ये जो DM है उसको AE पे लंब किया है। ठीक है, और बिंदु B को E से मिलाया तथा C को D से मिलाया, ये भी लिखना है, तथा बिंदु D को C से तथा बिंदु B को E से मिलाया। बस इतना सा हमने कोई कार्य किया है
कि एक तो लंब डाला, दो लंब डाले और दो ये भुजाओं को मिलाए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अगर आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति आपको समझ में आ रही है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। विदाउट डायग्राम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये परिमेय आपके एग्जाम में आ सकती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमें पता है कि हम लेंगे पहले ये त्रिभुज ADE, ये जो आपकी आकृति में दिखाया गया है ना ADE, तो इस त्रिभुज का अपन क्या लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। तो ये क्षेत्रफल लेंगे तो इसमें आधार तो हो गया ये AD, ठीक है, और लंब हो गया EN, है कि नहीं। अगर अपन इस भुजा को आधार माने तो ये तो लंब हो जाएगा EN। इसी प्रकार अगर अपन AE को आधार माने तो DM लंब हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और आपको पता है हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये त्रिभुज AE का क्षेत्रफल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। ऐसा हमने 9th क्लास में लिखा था ना बच्चों, लिखा था। तो अपन इसको भी लिख देंगे कि एरिया ऑफ ADE इक्वल टू 1/2। तो बताइए इस त्रिभुज में बेस क्या है, आधार क्या है, AD तो बेस है ना, तो AD आधार, और ऊंचाई क्या है, EN ऊंचाई है, कैपिटल में है सभी चीजें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है BDE इसको लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे तो ये BD तो आधार हो गया और ये EN लंब हो गया, यानी ये जो BDE है इसमें ये तो आधार हो गया और लंब क्या है, लंब EN है। तो लिख देंगे अपन क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज लिया आपने, BDE इक्वल टू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, आधार क्या है इसका, BD इंटू EN। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमने ले लिए। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर देते हैं अपन, समीकरण 1/2 से। ठीक है, इसको इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा क्षेत्रफल ADE बट्टे क्षेत्रफल BDE। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। फिर क्या आ जाएगा, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, यानी इसको मैं बट्टे में ले रहा हूँ, तो ये EN से तो EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कटा जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, एक तो AD और एक BD। तो अपन लिख देंगे AD बट्टा BD। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो चलो आगे करते हैं। फिर हम लेंगे दोबारा ADE लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लंब है, DM भी तो है ना, तो इसके लिए आधार हो गया AE और लंब हो गया DM। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल ADE इसी प्रकार लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीपल DM मल्टीपल AE। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसी प्रकार अपन त्रिभुज ये लेंगे CDE, इसमें CE तो हो गया बेस और जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो हो गया DM। तो लिख लेना क्षेत्रफल कौन सा, CDE, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीपल CE मल्टीपल DM। ये हो गया समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने इस समीकरण को इससे डिवाइड किया था, भाग किया था, उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। तो अपन लिख देंगे समीकरण 4/5 से। ठीक है, इसको अब अगर अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा, देखिए क्षेत्रफल ADE अपॉन क्षेत्रफल CDE, है कि नहीं। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा 1/2 से देखो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा उसी की तरह, और ये DM से DM कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ें कॉमन है, बस ये कॉमन नहीं है। तो ये लिख देंगे अपन AE अपॉन CE। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 6।
ठीक है। फिर हमने 9th क्लास में एक चीज और पढ़ी थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 9th क्लास को, कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में या फिर स्वरागसम होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, थोड़ा दिया हुआ वगैरह सिद्ध करना, ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये आ नहीं रहा ना, मैं दोबारा बताऊंगा आपको ये चीज़ें सारी। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक ही आधार, तो ये देखिए ये दो त्रिभुज है हमारे पास, ये दो त्रिभुज है हमारे पास, बी डी ई और सी डी ई। तो इसमें जो डी ई है ये दोनों का कॉमन है, कॉमन है मतलब ये एक आधार है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एक के आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्या होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो आपको ये बात लिखनी है, चूंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित, लिखना आपको, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था ना आपने। तो फिर अपन अभी क्या करेंगे, ये कर दिया मैंने, बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए मेरे को, तो क्या हो जाएगा, ये दो, एक तो ये बी डी ई है, इसमें ये डी आ रहा है, तो ये क्षेत्रफल बी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी ई, क्योंकि इसमें भी डी कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी लिख देंगे अपन क्षेत्रफल सी डी ई। ये हो गया समीकरण नंबर 7। ठीक है, क्योंकि एक के आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो अभी देख लीजिए गौर से। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। यह हो गया इक्वेशन नंबर 7। फिर अपन क्या करेंगे बताइए, ये जो इक्वेशन नंबर 7 का जो वैल्यू है ये बराबर है, तो ये अपन 3 में रख सकते हैं ना, यानी 3 में रख देंगे तो ये सी बी डी ई है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी डी ई आ जाएगा। अरे भाई साहब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल बी डी ई है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल सी डी ई, तो अपन लिख देंगे, कर देंगे, देखिए क्षेत्रफल ए डी ई अपॉन क्षेत्रफल सी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी। ये हो गया समीकरण नंबर 8। कारण लिख देना आप इसका, क्या कारण लिखोगे, समीकरण 7 से, समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में पुट करने पर, रखने पर। ठीक है, तो ये होगी समीकरण 8। फिर आपको लिखना है समीकरण 8 व 6 से, तो 8 व 6 में क्या है, देखिए ये ए डी ई है और ये भी क्या है, ए डी ई बटा सी डी ई, तो ये क्या हो जाएगा, स्वरागसम हो जाए, समरू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए ई अपॉन सी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ये क्या हो गया, स्वरागसम हो गया, और हैंस प्रूव लिख देंगे। ठीक है, लिख देना, कारण कि समीकरण 6 व 8 से क्या हो जाएगा, बराबर है, तो इसको भी बराबर कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको आधारभूत समानुपाती प्रमेय को समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगी हो तो मेरे को ज़रूर दसना, ताकि मैं आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करके दिखा दूँ। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने जो सर्व समीकरण है उसमें बताया गया था, ये जो प्रमेय उसमें बताया गया था कि आपके पास एक त्रिभुज है और उसमें एक भुजा दूसरी भुजा क्या समांतर है, और उसकी जो समांतर वाले जो बिंदु है डी और ई, वो क्रमशः भुजा ए बी और भुजा ए सी को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने कर दिया। ठीक है, फिर हमने कुछ रचना की, क्या रचना की, ई को एम ई एन को ए डी पे लंब डाला और डी एम को ए ई पे लंब डाला। इसी प्रकार बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। ठीक है, फिर ये मिलाने के बाद हमने क्या किया, हमने पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला, तो ए डी आधार हो गया और ई एन क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये हो गया समीकरण 1। फिर इसी प्रकार हमने क्षेत्रफल बी डी ई को निकाला, बी डी में 1/2 इंटू आधार हो गया बी डी और क्षेत्रफल लंब हो गया ई एन, ऊंचाई ई एन। इसी प्रकार समीकरण 1 को हमने 2 से भाग किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हुई, ए डी अपॉन बी डी। इसी प्रकार फिर हमने दोबारा क्षेत्रफल ए डी निकाला, तो इसमें 1/2 इंटू ए डी एम हो गया आधार, डी एम हो गया लंब और ए ई हो गया आधार। लंब मीन्स ऊंचाई बोल रहा हूँ मैं, है ना। शेष होगी समीकरण 4। फिर क्षेत्रफल सी डी ई निकाला और सी डी ई में हमने सी ई को आधार माना और डी एम को
दोबारा ऊंचाई मानी, ठीक है। ये होगी समीकरण 5। फिर समीकरण 4 को 5 से भाग किया तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई। और इसी इक्वेशन को हमने क्या किया, आगे हमने एक समीकरण पढ़ी थी कि एक ही आधार, तो ये डी ई आधार हो गया, एक ही आधार, और दो समांतर रेखाएं डी ई और बी सी समांतर रेखाएं है। इनके बीच जो भी त्रिभुज स्थित होते हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई थे, तो ये क्षेत्रफल में हमने बराबर कर दिए। फिर हमने क्या किया, ये जो समीकरण 6 है इसको समीकरण 7 माना और 7 की वैल्यू समीकरण 3 में रखी, और 3 में रखने के पश्चात हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई, ठीक है। यानी सी डी ई बी डी ई की जगह पे रख दिया हमने, यहाँ पे सी डी ई रख दिया। फिर ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम थी, ये जो इक्वेशन ये इक्वेशन सेम थी, तो समीकरण 8 व 6 से हमें ये प्राप्त हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, आधारभूत समानुपाती प्रमेय बोलते हैं। तो आपको कहीं पे भी दिक्कत लगी हो हमें जरूर दसना, और हम नेक्स्ट प्रमेय आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।